हाय फ्रेंड्स, आई एम अभिषेक। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द ओशन ऑफ शिक्षा। तो आज की वीडियो में हम चैप्टर 7 जो कि हमारा एम लक्ष्मीकांत का चल रहा है, फंडामेंटल राइट्स, उसके आज हम लेक्चर 7.3 डिस्कस करेंगे, जिसमें हम देखेंगे डेफिनेशंस ऑफ स्टेट, यानी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस के अंदर जो आर्टिकल 13 है, सॉरी आर्टिकल 12 है, उसके अंदर किस तरीके से स्टेट को डिफाइन किया गया है। उसके बाद हम देखेंगे लॉ इन कंसिस्टेंट विथ फंडामेंटल राइट्स। ये दो टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे। कल की वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया था? कल की वीडियो में हमने जो फीचर्स थे, फीचर्स हमने डिस्कस किया था किसके? फंडामेंटल राइट्स के। तो आज हम ये दो टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का डिस्कशंस डिफिनेशंस ऑफ द यानी ऑफ स्टेट, यानी कि राज्य की क्या परिभाषा रखी गई है हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस में। यानी कि अगर हम स्टेट टर्म की बात करें या वर्ड ऑफ स्टेट की बात करें, तो फंडामेंटल्स में से क्या अलग अलग जगह यानी कि डिफरेंट प्रोविजन में इसके बारे में डिस्कस किया गया है, या हम इसमें मतलब मोस्ट ऑफ टाइम जो डिस्कस वर्ड है, यानी कि सॉरी जो स्टेट वर्ड है, हम उसको डिस्कस करेंगे इसमें। तो फंडामेंटल राइट में यानी कि जो मौलिक अधिकार है, इसके संबंध में जो हम हमारे जो विभिन्न प्रावधान है, उसमें हम राज्य शब्द का क्या करेंगे? तो प्रयोग करेंगे। आर्टिकल 12 हैज डिफाइंड द टर्म फॉर द पर्पस ऑफ पार्ट थर्ड अकॉर्डिंग टू द इट स्टेट इंक्लूडिंग द फॉलोइंग। यानी कि अगर हम अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 12 की अगर बात करें, तो 12 और पार्ट थर्ड में क्या है? तो स्टेट की डिफिनेशन रखी गई है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं यूनियन गवर्नमेंट, वो भी हमारा क्या होगा? एक स्टेट कहलाएगा। किस तरीके से? जो यूनियन गवर्नमेंट है, जिसमें क्या आएगा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड पार्लियामेंट। तो ये क्या होगा? हमारा एक एक यूनियन गवर्नमेंट होगा, जो कि ऑर्गेन्स होगा किसके? यूनियन गवर्नमेंट का। यानी कि यहाँ पे ये समझाने की बात कोशिश की जा रही है, जो गवर्नमेंट एंड जो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया है, जिसमें कि एग्जीक्यूटिव और जो लेजिस्लेटिव है, वो किसके ऑर्गेन है? तो वो ऑर्गेन होंगे यूनियन, मतलब यूनियन गवर्नमेंट के, जिसे हम सेंट्रल गवर्नमेंट कहते हैं। फिर अगर हम स्टेट लेवल पे बात करें, तो गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट, जिसमें एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव होंगे, वो ऑर्गेन्स होंगे किसके? स्टेट गवर्नमेंट की। ये हम बात करते हैं स्टेट लेवल पे। ये किसके ऊपर होगा? स्टेट लेवल पे, यानी कि राज्य स्तर पर। और ये होगा हमारा सेंट्रल लेवल पर। ये किस पे होगा? सेंट्रल लेवल पे। जैसे और लोकल अथॉरिटीज, जिसमें कि म्यूनसिपैलिटीज, पंचायत, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड और इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट, ये सभी किसके अंदर आएगा? ये सभी स्टेट के अंदर में आएगा, यानी कि राज्य के अंदर में आएगा। तो इन सभी को किस में परिभाषित किया गया है? आर्टिकल 12 के अकॉर्डिंग एक स्टेट के रूप में परिभाषित किया है। ऑल अदर अथॉरिटीज डेट इज स्टेचुरी और नॉन स्टेचुरी अथॉरिटी, जैसे कि LIC, ONGC, सेल, ये सब भी किसके अंदर आएगा? ये सब आएगा स्टेट के अंदर, यानी कि अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 12 ये सब किसके अंदर आएगा? तो स्टेट के अंदर। यानी कि ये जो हमने जो अभी 4 पॉइंट डिस्कस किए हैं, इन चारों में से यदि कोई भी पॉलिसीज बनाई जाती है इन चारों में से किसी के द्वारा, और वो हमारे फंडामेंटल राइट्स को जब उल्लंघन करते हैं, तो हम उसे क्या है? सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में डायरेक्ट ले जाकर के क्या कर सकते हैं? तो चैलेंज कर सकते हैं। तो इसीलिए आर्टिकल जो 12 है हमारा, उसके अकॉर्डिंग इन सबको क्या है? राज्य के अंदर इन सबको परिभाषित कर रखा है। Those state has been defined in a weather sense so as to include all its agencies. It is the actions of this agency that can be cancelled in the courts as violating the fundamental rights। मतलब ये समझाने की कोशिश की जा रही है कि राज्य के जितने भी जो व्यापक है, यानी कि व्यापक अर्थों में इसे क्या है? परिभाषित, यानी कि इन सबको डिफाइन किया गया है, ताकि उनकी जो सभी एजेंसी है, यानी कि गवर्नमेंट की जितनी भी जो एजेंसियां हैं, उन सबको क्या है? इसमें शामिल किया गया है। इन एजेंसियों के कार्य को मौलिक अधिकार के उल्लंघन के रूप में क्या है? अदालत में हम चुनौती दे सकते हैं। यानी कि यहाँ पे ये समझाने की कोशिश की जा रही है कि यहाँ पे जो हमने 4 पॉइंट डिस्कस किया था किसके? टर्म ऑफ स्टेट के रूप में। तो इन चारों में से किसी के द्वारा अगर कोई पॉलिसी बनाई जाती है जो कि हमारा फंडामेंटल राइट्स का क्या करता है? उल्लंघन करता है, तो उसे हम हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जाकर के चुनौती यानी कि चैलेंज कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू द सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 12, यानी कि आर्टिकल 12 के अंदर में रहते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, इवन द प्राइवेट बॉडी
और अ एजेंसी वर्किंग एज द इंस्ट्रूमेंट ऑफ द स्टेट फॉल विद इन द मीनिंग ऑफ द स्टेट अंडर आर्टिकल। यानी कि सुप्रीम कोर्ट के अनुसार यहाँ तक कि ये भी बात की गई थी कि कोई भी अगर प्राइवेट एजेंसी है यानी कि निजी निकाय यानी कि जो हमारी प्राइवेट एजेंसी है वो भी राज्य के एक उपकरण के रूप में काम करने वाली एजेंसी होगी, वो भी किस में कहा गया, आर्टिकल 12 के अंदर में कहा गया। इसीलिए अगर प्राइवेट एजेंसी के द्वारा भी कोई पॉलिसी बनाई जाती है जिसके अंदर हमारे फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन होता है तो उसे हम हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जाकर के चैलेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 12। अब बात करते हैं मौलिक अधिकार के साथ असंगत कानून। यहाँ पे असंगत कानून का मतलब है ऐसा कानून जो हमारे फंडामेंटल राइट्स को क्या करता हो, उसका उल्लंघन करता हो। तो ये किसमें, आर्टिकल 32 को सुप्रीम कोर्ट की ये पावर देता है कि जो भी पॉलिसी या जो भी एजेंसियां एज अपने पॉलिसी के अंदर जब फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन करती है तो उसे वो क्या करे, अकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सके। यानी कि आर्टिकल 13 डिक्लेयर दैट ऑल द लॉ दैट आर द इनकंसिस्टेंट विथ और इन डेरोगेशन ऑफ एनी of the fundamental rights shall be avoided. In other words, it expressly provided for the doctrine of judicial review. This power has been conferred on Supreme Court Article 32 and High Court Article 226। और यही अधिकार जो सुप्रीम कोर्ट के पास अधिकार मिलता है आर्टिकल 32 के तहत वो वही अधिकार हाई कोर्ट को मिलता है अंडर आर्टिकल 226 that can be declared a law unconstitutional and invalid on the ground of the contraventions of any the fundamental rights। यहाँ पे ये समझाने की कोशिश की जा रही है कि जो अनुच्छेद 13 है यानी कि हमारा जो आर्टिकल 13 है वो ये बात कहता है कि सभी कानून को किसी भी मौलिक अधिकार के साथ असंगत या उनका अपमान करते हैं तो वो क्या हो जाएंगे, वे अनकॉन्स्टिट्यूशनल यानी कि उसको कानून नहीं माना जाएगा। अगर हम इसे दूसरे वर्ड में बात करें तो ये स्पष्ट रूप से क्या है, न्यायिक समीक्षा के सिद्धांत का क्या है, ये एक प्रावधान किया गया है। और सुप्रीम कोर्ट और जो हमारा हाई कोर्ट है उनके पास किसी भी पॉलिसीज को जो यानी किसी भी लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करने का पावर कहां से मिलता है, तो सुप्रीम कोर्ट को मिलता है आर्टिकल 32 और हाई कोर्ट को मिलता है आर्टिकल 226 के तहत। यानी कि जो भी गवर्नमेंट की जो एजेंसियां हैं या गवर्नमेंट के द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, उनके द्वारा जब कोई पॉलिसीज बनाई जाती है या कानून बनाया जाता है और उसमें अगर मौलिक अधिकार यानी कि हमारा जो फंडामेंटल राइट्स है उसका जब हनन किया जाता है या उल्लंघन किया जाता है तो और या हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस के जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको चेंज किया जाता है तो उसके तहत क्या है, सुप्रीम कोर्ट और हमारा हाई कोर्ट क्या है, तो उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकता है जिससे कि वो कानून यानी कि उस कानून को माना नहीं जाएगा। The term of law in Article 13 has been given the wide constitution so as the included the following। यानी कि आर्टिकल 13 में कानून जो वर्ड है, कानून यानी कि जो वर्ड है लॉ का, उसका क्या है, व्यापक अर्थ इसके दिए गए हैं जो कि हम नीचे अब डिस्कस करेंगे। यानी कि परमानेंट लॉ इनहैक्ट बाय द प्रेसिडेंट और द स्टेट लेजिस्लेचर, यानी कि संसद या राज्य विधानसभा द्वारा क्या है, अधिनियमित यानी कि अधिनियमित अस्थायी कानून। यानी कि अगर हम परमानेंट कानून की बात करें, अस्थायी कानून वह कानून हो जाते हैं जो संसद या राज्य विधानसभाओं के द्वारा क्या किया जाता है, अधिनियमित किया जाता है यानी कि बनाया जाता है। राष्ट्रपति या राज्यपाल यानी कि जो प्रेसिडेंट है, हमारे गवर्नर है, उनके द्वारा जो कोई अधिनियमित किया जाता है उसे हम किसे कहते हैं, अस्थायी यानी कि टेम्पोररी लॉ कहते हैं। स्टैच्यूटरी इंस्ट्रूमेंट इन द नेचर ऑफ द डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, जो कि हमारा एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेशन जैसे ऑर्डर, बाय लॉ, रूल, रेगुलेशंस और नोटिफिकेशंस, यानी कि जो हमारे प्रत्यायोजित कानून उसे कहते हैं जो कार्यकारी कानून की प्रकृति में अवैध दस्तावेज जैसे कि आदेश, उप कानून, नियम, विनियम या अधिसूची है, वो भी हमारे किसके अंदर आता है, एक टर्म ऑफ लॉ के अंदर आता है। ये भी आर्टिकल 13 के अंदर लिखा गया है।
अगर हम स्टेट की बात करें तो स्टेट को आर्टिकल 12 में डिफाइन किया गया है, और जो लॉ है फंडामेंटल के लिए जो लॉ को डिफाइन किया गया है वो किया गया है आर्टिकल 13 में। और जो नॉन लेजिस्लेटिव सोर्स हैं जैसे कि लॉ दैट इज द कस्टम ऑफ यूजेस हैविंग द फोर्स ऑफ अ लॉ, यानी कि जो कानून के जो गैर विधायिक है उनके जो स्रोत है, यानी कि जो यानी कानून के जो बल है उन वाले जो प्रथा और उपयोग, यानी कि इन सब के अंदर भी यदि हमारे फंडामेंटल राइट्स का वायलेशंस होता है, यानी कि वायलेशंस होता है, हमारे फंडामेंटल राइट का उल्लंघन किया जाता है, तो हम उसे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के अंदर ले जाके चैलेंज कर सकते हैं। दिस नॉट अ लेजिस्लेशन बट of any above can be a cancel in the court is a violating of fundamental rights and hence can be a declared avoid, यानी कि इन सब के द्वारा जब कोई कानून बनाया जाता है और उसमें हमारे मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो तो हम उसे कोर्ट में जाकर के चैलेंज कर सकते हैं। आर्टिकल 13 इस बात को भी डिक्लेयर करता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है उसे कानून नहीं माना जाता है और उसे कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। ये आर्टिकल 13 के अंदर इस बात को कही गई है। लेकिन अगर हम केशवानंद भारती केस की बात करें जो कि 1970 यानी कि 1973 में आया था, उसमें ये बात कही गई थी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कैन बी कैंसिल ऑन द ग्राउंड इट्स अ वायलेंस ऑफ द फंडामेंटल राइट्स फ्रॉम अ पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर, यानी कि जब केशवानंद भारती केस आया था 1973 में, उस टाइम सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये बात कही गई थी कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया जा रहा है यदि वो फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन करता है, कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर्स को चेंज करता है, तो उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया जाएगा। वहीं पे अगर हम देखें तो आर्टिकल 13 इस बात ये बात भी कहता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है वो कानून नहीं है जिसे हम कोर्ट में ले जाके चैलेंज कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही केशवानंद भारती केस आया तो उसमें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये कहा गया यदि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा हमारे फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन होता है या कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको चेंज किया जाता है तो उसे सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर देगा, यानी कि उसे क्या कर देगा, शून्य घोषित कर देगा। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का डिस्कशन जिसमें हमने डिफिनेशन ऑफ स्टेट को डिस्कस किया जो कि आर्टिकल 12 में था। फिर हमने अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 13 यानी कि हमारे फंडामेंटल राइट्स के लिए जो असंगत कानून है, यानी कि ऐसे कानून जो हमारे फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन करते हैं उसको किस तरीके से हम हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। तो ये आज ये दो हमने टॉपिक डिस्कस किया। कल जो हम डिस्कस करेंगे फंडामेंटल राइट एट अ ग्लांस, यानी कि जो भी हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं जैसे कि राइट टू इक्वलिटी अंडर आर्टिकल 14 से 18 तक, राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 19 से 22 तक, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन आर्टिकल 23 से 24 तक, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन आर्टिकल 25 से 28, कल्चर एंड एजुकेशन राइट आर्टिकल 29 से आर्टिकल 30, राइट टू प्रॉपर्टी जो कि डिलीट कर दिया गया था 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में, और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। इन सब का हम एक ओवरव्यू देखेंगे कि किस आर्टिकल में किस चीज के बारे में कहा गया है। जैसे कि राइट टू जो इक्वालिटी, इसमें जो 4 आर्टिकल, आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16 और आर्टिकल 18, वो आखिर उन सब में किस किस तरीके के इक्वालिटी की बात की गई है। उसी तरीके से हम राइट टू फ्रीडम्स के देखेंगे। कल की वीडियो में सिर्फ उसका एक ओवरव्यू लेंगे। उसके बाद जो हमारा लेक्चर 7.4 आएगा, यानी कि जो लेक्चर 7 हमारा लेक्चर जो 7.5 होगा उसमें हम हर एक आर्टिकल को, हर एक राइट्स को बहुत ही ज्यादा ब्रीफली में डिस्कस करेंगे पार्ट बाई पार्ट। तो मुझे उम्मीद है कि आज जो भी हमने डिस्कस किया वो आपको प्रॉपरली समझ में आ गया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, टेक केयर, जय हिंद।